जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल पॉइंट में। तो जैसे कि आर ओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो उसके संदर्भ में हम प्रश्न संग्रह सीरीज स्टार्ट किए हैं। तो हिंदी का प्रश्न संग्रह आपने देखा। अब हम देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, संविधान, राजनीतिक प्रणाली एवं लोक नीति। हम प्रश्न संग्रह देखेंगे जो एग्ज़ामों में लगातार पूछे गए हैं। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं हम भारतीय राज्य व्यवस्था में एवं शासन में। यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास क्या है, भारत का संवैधानिक विकास से जुड़ा। हम पहले स्टार्ट करेंगे भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? किसका ये कथन है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो ये कथन आइंस्टीन का था। किसका था? आइंस्टीन। किसका था दोस्तों? आइंस्टीन का था। यहाँ देखिएगा व्याख्या में बताया गया संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह वक्तव्य ब्रिटिश के कानून की रचयिता, कानून के जानकार शास्त्री जी आइंस्टीन का था। यह एक वक्तव्य उनकी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णित है। किसमें? तो आइंस्टीन महोदय की जो पुस्तक है, वो पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है दोस्तों? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक दोस्तों, पहला प्रश्न है हमारे पास, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह किसने कहा था? आइंस्टीन महोदय ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? आइंस्टीन महोदय ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? आइंस्टीन महोदय ने कहा था। दूसरा प्रश्न हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? कह रहा किस एक अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था, किसकी व्यवस्था? संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। तो वो किसमें था? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघीय शासन की व्यवस्था की बात की गई है। किसकी बात की गई है? संघीय शासन व्यवस्था की बात की गई है दोस्तों। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1965 में संघीय शासन की व्यवस्था की बात की गई है। यहाँ पे थोड़ा इसका व्याख्यान देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई। ठीक दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना के रूप में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था प्रस्तुत की गई। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 का। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, तो इन दोनों कथनों को हम देखेंगे और इन दोनों कथनों पर विचार करेंगे। तो पहला कथन आपके पास है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। क्या ये कथन सही है? आगे देखते हैं दूसरा कथन क्या है। दूसरा कथन हमारा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो बिल्कुल ये बात सही है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से कहीं ना कहीं अधिक था। और ये बात भी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया जो भारत में ही होनी थी। तो ये दोनों कथन कहीं ना कहीं आपस में सही हैं। तो दोनों कथन कहीं ना कहीं आपस में सही हैं, तो इसका मतलब इस कोड के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए? इस कोड के हिसाब से इसका आंसर हो जाना चाहिए ए और सी। मतलब सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों हो जाएंगे, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा। जब स्टार्ट में मेरिट मतलब सिविल सेवाएं अर्थात यूपीएससी की बात की जाए, जब स्टार्ट किया गया, जिसमें सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से हुआ। भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा आईसीएस का प्रारंभ 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना से होता है तथा 1855 से इसे हेतु प्रतियोगी परीक्षा लंदन में ही आयोजित की जाने लगी। और इसका जो परीक्षा था वो कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? लंदन में प्रयोग किया जाता। लंदन में ही परीक्षा स्टार्ट होती थी। पहले परीक्षाएं जो जितनी भी सिविल की परीक्षाएं होती थी वो लंदन में हुआ करती थी। भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद यह परीक्षा भारत में न होकर लंदन में ही होती थी। जैसे हमने आपको बताया कि ये परीक्षा स्टार्ट में कहाँ होती थी? लंदन में होती थी सिविल सेवाओं की। ठीक, फिर आगे बात करता है, अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 आता है। भारत सरकार अधिनियम कौन सा आता है? 1919 के प्रावधान के अनुरूप वर्ष 1922 से आईसीएस की परीक्षा, किसकी परीक्षा? केवल आईसीएस की परीक्षा की बात हो रही है। आईसीएस की परीक्षा भारत में होने प्रारंभ हुई। पहले इलाहाबाद में,
पहले कहाँ हुई थी? इलाहाबाद में हुई थी, तथा बाद में ये दिल्ली में होने लगी। कहाँ होने लगी? दिल्ली में। 1930 के दशक के अंत तक यह यूरोपीय वासियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होती गई, और यहाँ पर क्या हुआ? यूरोपीय वासी कम होते गए और भारतीयों की संख्या बढ़ती गई सिविल सेवा में होती गई, तथा इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट हो गया रूप से भारतीयों का प्रतिशत क्या हो गया? यूरोपियों से कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया था। तो ये आपका कथन क्या हो जाता है? सी वाला आपका कथन सही हो जाता है। एक और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारत के जो संविधान था, उस संविधान की निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक दोस्तों, थोड़ा सा इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट तथ्यों को पढ़ लेते हैं नोट्स टाइप में। देखिए, भारत का संवैधानिक विकास। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में, कब? ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई। ठीक दोस्तों, क्या हो गया? गवर्नर जनरल को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने का क्या हो गया? शक्ति प्राप्त हो गया। कौन से अधिनियम के तहत? 1861 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को। फिर 1892 की बात करते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। 1862 में भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति तो दी गई, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते थे। मतदान का उनको अधिकार नहीं था। फिर आता है 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। अलग निर्वाचन व्यवस्था किया गया। किस अधिनियम के तहत? 1919 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। फिर आता है 1919 के तहत भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसे सिखों, यूरोपीय, भारतीय ईसाइयों एवं आंग्ल भारतीयों के लिए भी विस्तृत कर दिया गया। अब जो अधिनियम निर्वाचन का था वो अब सबके लिए खोल दिया गया, सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, सभी के लिए। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। डुअल यहाँ पे शासन व्यवस्था लागू की गई। फिर यहाँ बताया गया, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। मतलब भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांतों में जो प्रांत थे, जो राज्य थे, जो आपके, उन सबको वहाँ से द्वैध शासन व्यवस्था को क्या किया गया? समाप्त कर दिया गया और इसे सीधा सेंटर में लागू कर दिया गया। कहाँ पे? सेंटर पे। फिर 1935 में बात करते हैं। 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा स्थापित होने वाले संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। तो 1935 में जो भारत सरकार अधिनियम बना था उसमें सारी शक्तियाँ किसको प्राप्त थी? तो गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत किया जाता है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना कब होती है? 1 अक्टूबर 1937 को। किसके आधार पर? भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस गेयर। कौन थे? इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस गेयर थे। ये जो भारत 1937 में को भारत सरकार अधिनियम बना था, संघीय न्यायालय बना था, ये संघीय न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? सर मॉरिस गेयर थे। ठीक दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? निम्नलिखित में कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? किसका? संविधान सभा का। कौन था दोस्तों? कौन सा था? बी.एन. राव। कौन थे? बी.एन. राव थे संवैधानिक सलाहकार। देखिए, उत्तराखंड UDA LDA प्री क्वेश्चन 2007 का है ये। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा इसका व्याख्या समझ लेते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे। उनके द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। संविधान का पहला प्रारूप किसने बनाया था? संविधान का पहला प्रारूप बनाया था बी.एन. राव ने। किसने बनाया था? बी.एन. राव ने बनाया था। जिस पर विचार एवं परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया, और इसी के आधार पर क्या किया गया? संविधान मसौदा प्रस्तुत किया गया। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था।
संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? कब स्वीकृत किया था? 15 अगस्त 1947 नहीं, 20 जून नहीं, 26 नवंबर। कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। देखिए यहाँ पे संविधान सभा को 11वें अधिवेशन में, कौन से अधिवेशन में दोस्तों? 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? कौन थे जल्दी बताइए आप लोग? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आगे हम बात करते हैं। तो ये था हमारा क्या, जो अभी हमने देखा। तो हमने क्या देखा दोस्तों? हमने देखा भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास किस तरह से हुआ था, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब हम बात करते हैं भारत में जो आगे के संविधान पर विदेशी प्रभाव कैसे रहे, विदेशी प्रभावों को हम समझते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं। संविधान सभा ने संघ संविधान समिति सहित कुल 8 प्रमुख समितियों का गठन किया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। फिर हम बात करते हैं संविधान पर विदेशी प्रभाव किस प्रकार से था। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 हो गए। तो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया था। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे दोस्तों? संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से नहीं, ब्रिटिश से नहीं, रूस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? रूस से। पूर्व सोवियत संघ, रूस को पहले क्या कहा जाता? पूर्व सोवियत संघ। तो ये लिया गया था कहाँ से? रूस से लिया गया था। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था? रूस से लिया गया था। ठीक, देखिए यहाँ पे मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है। किस में जोड़ा गया है? जो मूल कर्तव्य हमारे हैं अनुच्छेद 51 का के तहत हैं। मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। ये किसके भाग नहीं हैं? तो ये आपके संविधान के भाग नहीं है। आपको पता है संविधान में कुल 22 भाग हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। ठीक दोस्तों, इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो मूल कर्तव्य को किसके द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया था? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। यह मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया था। आपने देख लिया, रूस से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या था? भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से? तो मूल अधिकारों की अगर बात करें, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे? तो मूल अधिकार आपके कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका से लिए गए थे। कहाँ से लिए गए थे दोस्तों? अमेरिका से लिए गए थे। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियाँ तथा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। अर्थात इसमें क्या क्या आएगा, इसमें देख लेते हैं दोस्तों क्या क्या आता है। भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों का अवधारणा, इसमें सर्वोच्च न्यायालय का गठन और एवं शक्तियाँ आएगी तथा उपराष्ट्रपति का पद आ जाएगा। ये कहाँ से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। जबकि फ्रांस से गणतंत्र, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, पूर्व सोवियत संघ से आपको भी बताया गया मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं, फ्रांस से गणतंत्र लिया गया है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है और अमेरिका से क्या लिया गया है? तो मूल अधिकारों को लिया गया है। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, या फिर कनाडा के संविधान से, या फिर अमेरिका के संविधान से। तो अभी बताया गया मूल अधिकार कहाँ से लिए गए थे। अभी पहला इसके पीछे वाला क्वेश्चन था, USA से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? USA, अमेरिका से लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया था। देखिए यहाँ पे देखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा से कुछ तथ्यों पर, थोड़ा सा कुछ तथ्य जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। उसके बाद आगे बात करते हैं संविधान में अनुच्छेद और सूचियों की बात कर लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के अनुरूप 1937 में बर्मा, अर्थात वर्तमान में इसको म्यांमार कहा जाता है, को भारत से अलग कर दिया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में बर्मा से क्या किया जाता है? भारत को अलग कर दिया जाता है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करके द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के पश्चात
प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने रखा था? यह प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा था क्रिप्स मिशन ने। किसने रखा था? क्रिप्स मिशन ने 1942 में ये प्रस्ताव दिया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई। तो जो अब की प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना हम पढ़ते हैं हम भारत के लोग, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया प्रस्ताव है से प्रारंभ हुई, जिसमें 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। ये कब पारित हुआ? तो 22 जनवरी 1947 को इसको पारित किया गया। ठीक, फिर बात करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप बना। जो उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने 1946 में दिया था, उसी के आधार पर क्या आता है? प्रस्तावना आती है। उसी के आधार पर प्रस्तावना की बात होती है, प्रस्तावना का प्रारूप तैयार होता है। ठीक दोस्तों, आगे और देखते हैं। देखिए आगे बात करते हैं 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर BR अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए। और यहाँ से 1946 में क्या होता है? संविधान सभा के लिए चुनाव होता है, जिसमें BR अम्बेडकर को चुना जाता है। वो अविभाजित कहाँ से? बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से चुनकर आते हैं। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंटी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होते हैं। जिस क्षेत्र से BR अम्बेडकर चुनकर आते हैं, वह क्षेत्र विभाजन के पश्चात कहाँ पहुँच जाता है? पाकिस्तान में पहुँच जाता है। अर्थात इनकी सदस्यता फिर से चली जाती है। तो इस सदस्यता को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं? बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव निर्वाचित होकर फिर से संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर कौन थे? पूना सीट जो थी कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। उन्होंने अपना पद त्याग दिया था और BR अम्बेडकर को वहाँ पे निर्वाचित किया गया था। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख मिलता है। 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गठित झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? झंडा समिति के अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दूसरा था तदाद झंडा समिति। इसका गठन संविधान निर्मात्री परिषद 23 जून 1947 को किया है। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके कौन से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल और तदर झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक दोस्तों, आगे बात करते हैं हम भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये सबको पता है, सभी को लगा है। और इसके दौरान इसे कुल 11 अधिवेशन, कितने अधिवेशन शामिल होना पड़े? कुल 11। कुल अवधि 165 दिन की हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 संविधान में अंगीकृत कर लिया गया था। अर्थात 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया था? संविधान को पारित कर दिया गया, संविधान को लागू कर दिया गया था। ठीक दोस्तों, पहली बार। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की। अनुच्छेद और अनुसूचियों की बात करते हैं। अनुच्छेद और अनुसूची में देखते हैं, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 देखे थे, अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। ठीक दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में प्रारंभ में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो 395। कितने थे? 395 थे। देखिए यहाँ बताया गया संविधान में प्रारंभ में कुल 395 अनुच्छेद थे। भारतीय संविधान में गणना के दृष्टि से वर्तमान में अनुच्छेदों की संख्या 468 हो गई है। अगर हम गिना जाए वर्तमान में तो कुल कितने हो गए? 468। जब क्रमांक की दृष्टि से संविधान में 395 ही हैं। जैसे कि 395 आपके पास अनुच्छेद है, उसी में A B C करके जोड़ा गया है, तो ये 468 बन गया है। वाह, लेकिन आपके पास हैं कितने? 395 ही हैं, ये आप याद रखिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 की बात कर रहा हूँ। अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम क्या है दोस्तों? तो कानूनी नाम है द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? द यूनियन ऑफ इंडिया। क्या नाम है दोस्तों? द यूनियन ऑफ इंडिया। अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास? क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारतीय संविधान अनुसार सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें कौन सा गलत है? कह रहा है पंचायत भाग 11 का बात है, सही है। पंचायत भाग 11 में है। पंचायत कहाँ है? भाग 11 में है। नगर पालिका भाग किसमें? 11 का में है, ये भी सही है। नगर पालिका किसमें है? भाग 11 का में। सहकारी समितियाँ भाग 11 खा में, ये भी सही है। अधिकरण भाग 10 में, ये गलत है। अधिकरण भाग 10 में ये गलत है। अधिकरण है कहाँ? अधिकरण भाग 10 में नहीं, अधिकरण भाग 14 में है। किस में है?
14 का में। किस में है? 14 का में है। किस में है दोस्तों? 14 का में है। ठीक दोस्तों, ये अधिकरण भाग 10 में नहीं, ये किस में है? 14 का में है। ठीक दोस्तों, अधिकरण किस में है? 14 का में। क्वेश्चन नंबर हम 14 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सा इसमें गलत है? नागरिकता भाग 2 में। क्या बात सही है? बिल्कुल सही है। नगर पालिका अभी आपने देखा था किसमें? 11A में। सही है। निर्वाचन 15 में। सही है। निर्वाचन 15 में है, नगर पालिका 11A में है, सॉरी 9वें भाग में है। नगर पालिका किसमें है? 9A में। नगर पालिका किसमें है? 9A में। और यहाँ पे हम थोड़ा सा मिस्टेक करिए क्या, देखिए यहाँ पे नगर पालिका भाग किसमें है? 9 किसमें दोस्तों? यहाँ पे देख लेते हैं एक बार फिर से। पंचायत आपका किसमें है? भाग 9 में है। नगर पालिका 9 का में है। सहकारी समिति 9 खा में है। ठीक दोस्तों, तो माई मिस्टेक थी। यहाँ पे देखते हैं नगर पालिका भाग 9A में है, निर्वाचन भाग 15 में है। संघ राज क्षेत्र, ये संघ राज क्षेत्र किस में है? संघ राज क्षेत्र तो यहाँ पे 7वां दिया है, तो ये तो गलत है। ये किस में है भाई? संघ राज क्षेत्र। अगर संघ राज क्षेत्र की बात की जाए तो ये आपका 8वें में है, 7वें में नहीं है। किस में है? संघ एवं राज्य क्षेत्र किस में है? 8वें में है। किस में है दोस्तों? 8वें में है। और ये किस में दिया है? ये दिया है आपका किस में? ये दिया है आपका 7वें में। ये नहीं होगा, ये 8वें में होगा। किस में होगा? 8वें में होगा। किस में होगा दोस्तों? 8वें में होगा। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। तो अनुच्छेद 117 के अंतर्गत विशेष उपबंध किए जाते हैं वित्तीय विधायकों के। वित्तीय विधायकों के बारे में विशेष उपबंध कहाँ किया जाता है? अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किए जाते हैं। 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधित प्रक्रिया की जाती है द्वारा। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कर्तव्य निर्वहन के संबंध में चर्चा पर निबंध किया जाता है। और 123 में संसद के शांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करके राष्ट्रपति की शक्ति को उल्लेख किया गया। तो 123 में राष्ट्रपति की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। 121 में उच्चतम न्यायालय के बारे में बताया गया है। 119 में संसद वित्तीय कार्य संबंधित बातें बताई गई हैं। ठीक दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। अगला PDF लेकर हम मिलेंगे कल। ठीक दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।